हेलो एवरीवन, दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हम लोग द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर सेक्शन 3 तक हमने कवर कर लिया था आपका पहला चैप्टर। आज हम स्टार्ट करने वाले सेक्शन 4 और 5 को आज हम डिस्कस करेंगे, जो आपके चैप्टर नंबर 2 के अंदर कंटेन किए गए हैं, जो आपका फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग बात करता है। सेक्शन 4 आपका बात कर रहा है सेल और एग्रीमेंट टू सेल के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को क्लियर करेंगे, उसके बाद समझते हैं कि किन किन चीज़ों से रिलेटेड ये आपका सेक्शन जो है वो डील कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बेयर एक्ट के साथ। सेक्शन नंबर 4 के अंदर आपका दिया गया सेल और एग्रीमेंट टू सेल के रिगार्डिंग बात कर रहा है, जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट क्लोज आपका है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आपका मतलब जहाँ पे सेल है वो आपका बात करेगा हमेशा एक एग्जिस्टिंग गुड्स के रिगार्डिंग, कि कोई भी गुड्स जो आपकी एग्जिस्टिंग है उस प्रेजेंट टाइम में एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट को आप परफॉर्म कर रहे हो उस टाइम पे अगर वो प्रॉपर्टी आपकी एग्जिस्टिंग है, सिर्फ उसी के रिगार्डिंग वो आपकी सेल के अंदर आपका आता है। जो दूसरी चीज़ है आपकी जो एग्रीमेंट टू सेल है वो आपको पहले हमने पढ़ लिया है, जिसके अंदर बात करता है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी आपकी फ्यूचर गुड्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हो कि ऐसी कोई भी प्रोड्यूस की जाने वाली आपकी प्रॉपर्टी है जो फ्यूचर किसी डेट के ऊपर आपके पास आएगी, उन सबको बेचने का अगर आप आज एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो आपका फॉल करेगा एग्रीमेंट टू सेल के अंदर। सही है गाइज। इसके अंदर बेयर एक्ट में आपकी फर्स्ट क्लॉज के अंदर लिखा हुआ है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर। जहाँ पे एक सेलर पर्सन है, अगर सेल है तो वो ट्रांसफर करने के लिए आज वो रेडी है कि ये प्रॉपर्टी मेरे पास एग्जिस्टिंग में है और उस प्रॉपर्टी को मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ। किसको ट्रांसफर करेगा? बायर को, जिसकी डेफिनेशन आपकी 2 के क्लोज 13 के अंदर आपकी चीज़ सेलर की डेफिनेशन देख ली हमने, और जो आपकी 2 के क्लोज 1 के अंदर जो आपका बायर पर्सन होगा जिसको वो प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रांसफर करने वाला है उसकी डेफिनेशन हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। तो ऐसा कोई भी सेलर जो अपनी एग्जिस्टिंग गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए रेडी है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर आएगा। और एक ऐसा सेलर जो कि अपनी प्रॉपर्टी को फ्यूचर में किसी डेट पे किसी बायर को ट्रांसफर करने के लिए आज एग्री हो रहा है, उस केस में हम लोग बोलेंगे कि वो आपका एग्रीमेंट टू सेल के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। बोलता है द सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स। प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब है जो आपकी प्रॉपर्टी है वही, मतलब जो आपकी मूवेबल गुड्स है उसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। टू द बायर फॉर ए प्राइस। अब प्राइस की डेफिनेशन 2 के क्लॉज 10 के अंदर हम लोग उसको पहले से देख चुके हैं कि कोई ऐसा मनी कंसीडरेशन होगा उसी के बदले में आप क्या करोगे, किसी सेलर के द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी या तो ट्रांसफर की जाएगी या फिर एग्री टू ट्रांसफर किया जाएगा आपके किसी मनी कंसीडरेशन के बदले में। अगर वहाँ पे मनी कंसीडरेशन नहीं है तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाओगे, उसकी कितनी वैलिडिटी है वो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ लेंगे। इसके बाद लिखा देयर में भी ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन द वन पार्ट ओनर एंड द अनदर। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि जैसे ए और बी 2 पार्टनर हैं, उनने मिलके कोई गाड़ी खरीदी है। अब गाड़ी को थोड़े दिन यूज़ करने के बाद जो ए पहले वाला जो ओनर है उसका को ओनर वो यूँ बोलता है कि मेरे को ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करनी, आज मैं इस प्रॉपर्टी को किसी एनी अदर पर्सन को बेचने जा रहा हूँ। तो जो सेकंड पर्सन है वो बोलेगा कि किसी और को मत बेच, मैं इसका जितना प्राइस बनता है वो सारा तेरे को पे आउट कर देता हूँ, इसको मैं रख लेता हूँ। तो यहाँ पे हो सकता है ना कि एक पार्ट ओनर है दूसरे पार्ट ओनर की प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, जरूरी नहीं है कि मतलब आप एनी अदर पर्सन की प्रॉपर्टी को ही खरीदोगे। अब यहाँ पे ना एक एग्जांपल आता है जिसके अंदर पार्टनरशिप फर्म आपने परफॉर्म कर रखी है, जहाँ पे क्रिएट कर रखी है आपने एक पार्टनरशिप फर्म, जिसके अंदर जो एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैं आपके आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म आप क्या करोगे, उनको कंट्रीब्यूशन में अपने बांट लोगे। अगर इन केस अगर आपका रेशियो डिसाइड कर रखा है तो आप उसके हिसाब से करोगे। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर बोलता है कि अगर आप लॉस और जो आपके बेनिफिट्स हैं उनको शेयर करने के लिए अगर फिक्स कर रखा है एग्रीमेंट के अंदर रेशियो, तो एज पर दैट रेशियो आप क्या करोगे, उसके एसेट्स को भी आप कंट्रीब्यूट करोगे। इन केस अगर आपने रेशियो डिसाइड नहीं कर रखा तो 50% के शेयर के ऊपर आप उसको एसेट्स को आपस में बांट लोगे। तो इन केस अगर वो 2 पार्टनर्स हैं और एक पार्टनरशिप फर्म को रन कर रहे हैं, इन केस अगर डिसोल्यूशन कर रहे हैं उस फर्म का, उस केस में क्या करोगे, जो भी एसेट्स होंगे उनको वो आपस में बांट लेंगे। अब वो बांट ले रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर आ रहे हैं। हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी हो ऐसी जिनके साथ वो डील करते हैं, सामान आपका मार्केट में बेचने लायक। अब वो प्रॉपर्टी आप बाहर ना बेच के अपनी फर्म को जब डिसोल्व करोगे तो वो प्रॉपर्टी आप आपस में रख लोगे। अब रख लोगे इसका मतलब ये उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो आपकी सेपरेट एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। जो आपका एग्रीमेंट है एज पर द पार्टनरशिप एक्ट उसको आप अलग से पढ़ोगे। तो इंग्रेडिएंट अगर सेक्शन 4 के अगर फर्स्ट क्लोज की बात करें तो आप बात करोगे पहला सेल है, दूसरा आपका बात कर रहा है एग्रीमेंट टू सेल।
सेल आपकी एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए और जो आपकी एग्रीमेंट टू सेल है वो आपके फ्यूचर गुड्स के लिए। दोनों में सेम सेलर रहेगा, या तो ट्रांसफर करेगा या तो वो एग्री टू ट्रांसफर होगा। एग्री टू ट्रांसफर कौन सा? फ्यूचर गुड्स के लिए। एग्जिस्टिंग गुड्स आप ट्रांसफर करोगे। जहाँ पे आपकी ट्रांसफर की बात हो रही है ना, वो आपका नेक्स्ट के क्लोज में दे रखा है कि मे बी वो एब्सोल्यूट हो सकता है या फिर आपका कंडीशनल। एब्सोल्यूट में तो ये है कि पूर्ण रूप से आप किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर ही दे रहे हो, लेकिन कंडीशनल ऐसा है कि एक तरीके की वो आपकी फ्यूचर गुड्स के रिगार्डिंग चीज़ें जो होती है ना, उस तरीके का इसके अंदर प्रोविजन दे रखे हैं कि आज आपने अपनी प्रॉपर्टी गोडाउन में से निकाल के दे दी है और यूँ बोलते हो कि आज ये प्रॉपर्टी आप यहाँ से लेके जा सकते हो, लेकिन जो बायर है वो बोलता है कि नहीं, मैं इसको सुबह लेके जाता हूँ। अब सुबह लेके जाओगे तो उसकी सिक्योरिटी के पर्पज से जो सेलर पर्सन है वो डिमांड कर सकता है एक कंडीशन लगा के कि सुबह लेके जाओगे, लेकिन एक कंडीशन है कि उसका जो 50% जितना भी पे आउट करना है, अपनी पेमेंट बनती है, वो आप एडवांस में देके जाओगे, प्रॉपर्टी आप सुबह लेके जाओगे। तो ये इसमें हो सकती है ऐसी कोई कंडीशन हो, या फिर आप इस तरह की कंडीशन आप लगा सकते हो कि आप निकाल के उसको डिलीवरेबल स्टेट के अंदर डाल दो प्रॉपर्टी को, उसके बाद या फिर जब भी पैक करके मेरे को कॉल कर देना, उसके बाद मैं प्रॉपर्टी लेके जाऊँगा। या फिर इन केस आप जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो जिसके अंदर आपकी स्पेसिफिकली किसी चीज़ की पैकिंग के रिगार्डिंग बोल देते हो कि इन चीज़ों को आप इस तरीके से पैकिंग करना, तो जब आप उसकी कंडीशन को फुलफिल करोगे तभी वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन पाएगा। ये आपका सेकंड क्लोज है। सेकंड आपका क्लोज लिखा हुआ है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी एब्सोल्यूट और द कंडीशनल। इसके अंदर हो सकता है आपकी कंडीशनल हो, कुछ भी कंडीशन आपने इंपोज कर रखी है 50% आपके एडवांस के रिगार्डिंग, या फिर आपका एब्सोल्यूट है जैसा आपने बोला है वैसा का वैसा करोगे। थर्ड आपका क्लोज बात कर रहा है वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट, वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। अब इनकी बात हो रही है कि जहाँ पे इस सेल के अंडर में कोई भी प्रॉपर्टी सेलर से बायर को ट्रांसफर हो रही है, वहाँ पे उसको क्या बोलोगे आप? द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज सेल। अब अगर प्रॉपर्टी सेलर से बायर को ट्रांसफर हो रही है एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसी टाइम पे अगर आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो ऐसी कोई एग्जिस्टिंग गुड्स, तो उसको आप सेल बोलोगे। बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस इन ए फ्यूचर डेट। अगर फ्यूचर टाइम पे अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी है, वो अगर आने वाले किसी टाइम पे अगर वो उसकी डिलीवरी करोगे, तो वो आपका एग्रीमेंट टू सेल है कि आज के टाइम पे प्रेजेंटली आप उसका सिर्फ एक एग्रीमेंट कर रहे हो कि आने वाली किसी डेट पे मैं वो प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर दूंगा उनके रिगार्डिंग। और द सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड। या फिर आपकी ऐसी हो सकती है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ आपने कोई कंडीशन इम्पोज कर रखी है कि जब भी वो आप कंडीशन फुलफिल कर दोगे तभी वो जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म हो पाएगा, तो वो भी आपका इसके अंदर आ जाएगा। द कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज द एग्रीमेंट टू सेल। जब आप कंडीशन फुलफिल करोगे तभी मैं उसको परफॉर्म करूंगा, इसका मतलब वो आपका फॉल कर रहे हैं एग्रीमेंट टू सेल के अंदर। फोर्थ आपका क्लॉज बात कर रहा है कि द एग्रीमेंट टू सेल बिकम ए सेल। जो आपका एग्रीमेंट टू सेल है ये वाला फ्यूचर डेट वाली, वो आपका कन्वर्ट हो रहा है सेल के अंदर। कब? इनके अंदर आपकी तीन चीज़ें बता रखी, कब करोगे? व्हेन द टाइम इलैप्स। आपने अगर 6 महीने का टाइम ले लिया था, यूँ बोला कि 6 महीने के बाद वो प्रॉपर्टी में आपको कवर करके उसकी प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से करके आपको मैं दे दूंगा, तो वो जब आपके वो 6 महीने कंप्लीट हो रहे हैं उस केस में, या फिर आपने कोई कंडीशन आपने रखी हुई थी, जब वो कंडीशन फुलफिल करोगे तभी वो आपका एग्रीमेंट टू सेल विल बिकम टू द सेल के अंदर वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। यही चीज़ आपकी फोर्थ क्लोज के अंदर लिखी हुई है। एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम ए सेल व्हेन द टाइम इलैप्स। या तो आपने जो टाइम फिक्स कर रखा वो इलैप्स हो रहा है, या फिर सेकंड आपका जो कंडीशन आपने इंपोज की हुई है वो आपने फुलफिल कर दी है तब। सब्जेक्ट टू विच द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू बी ट्रांसफर्ड। आपने ये बोला हुआ है कि जब भी आप कंडीशन को फुलफिल करोगे, ओनली इन दैट केस, ओनली इन दैट सर्कमस्टांसेस क्या होगा, द एग्रीमेंट टू सेल विल बिकम टू द सेल के अंदर उसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 4। अब सेक्शन 5 के अंदर पढ़ लेते हैं कि किन चीज़ों की बात कर रहे हैं। सेक्शन 5 आपका बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। मतलब आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, इसके वाला एग्जिस्टिंग गुड्स के रिगार्डिंग, वो आपका किस तरीके से आप उसको परफॉर्म कर सकते हो। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर लिखा हुआ आपका, या तो आप राइटिंग में कोई एग्रीमेंट जो है वो रेडी करोगे, ओरली कर सकते हो। ओरली कैसे? वर्ड्स ऑफ माउथ है, आप डायरेक्टली बोल के उसको एग्रीमेंट आप परफॉर्म कर सकते हो। तीसरा बोलते हैं पार्टली इन राइटिंग और पार्टली इन ओरली फॉर्म में। हो सकता है कि आधी चीज़ें आपने एग्रीमेंट के अंदर लिख ली, आधी चीज़ें आप ओरली बता दे रहे हो। या फिर लास्ट आपको हो सकता है इम्प्लाइडली फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। हो सकता है कि वहाँ पे आपने कंडक्ट कर लिया हो ऐसा, जैसे ए है वो बी के पास जा रहा है कि कोई प्रॉपर्टी मैंने खरीदनी है, क्या आपकी इजाज़त हो तो मैं वो चीज़ खरीद सकता हूँ, वो कुछ भी नहीं बोल रहा, तो आप क्या समझोगे? द साइलेंस इज इक्वल टू यस। जनरली आपका यही रहता है कि आपकी जहाँ पे ड्यूटी टू स्पीक नहीं है। अदर केसेस में क्या होगा
कि जब भी आप साइलेंस रहोगे, मियर साइलेंस आपका क्या माना जाएगा कि आपने उसके लिए यस कर दिया है। तो जो भी कंडक्ट होगा उस पार्टीज का, उसके केस में भी उसको आप एग्री मान लोगे कि जो सेलर है वो एग्री कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी को किसी एनी अदर पर्सन को ट्रांसफर करने के लिए। एग्जिस्टिंग गुड्स थी तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए आप इन चीज़ों का सहारा ले सकते हो। ये आपकी सेकंड क्लोज की बात कर रहे हैं। सेक्शन 5 क्लोज सेकंड बोलते हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। एनी लॉ आपका कौन सा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात कर रहे हैं। अगर वहां पे कुछ दे रखे हैं तो उनको आप स्पेशली अलाउ करोगे ही करोगे ऑब्वियसली। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड इन राइटिंग और बाय द वर्ड्स ऑफ द माउथ, या तो इन राइटिंग करोगे या फिर ओरली कर सकते हो आप बाय द वर्ड्स ऑफ द माउथ। नेक्स्ट आपका बोलते हैं और पार्टली इन राइटिंग और पार्टली बाय द वर्ड्स ऑफ द माउथ और मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। ये 4 पॉइंट आपके थे जो आपके सेकंड क्लोज में दे रखे हैं। अब पढ़ेंगे इसका फर्स्ट क्लोज। उल्टा करवा रहा हूँ मैं क्योंकि आपको समझना ज़्यादा जरूरी है। फर्स्ट क्लोज अगर पढ़ोगे कि किस तरीके से करना है, उसके बाद बोलोगे कि ये चीज़ें कैसे होगी जी, सही है जी, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अब इनके अंदर कन्वर्ट करोगे कि उसको आप परफॉर्म कैसे करोगे। बोलने के रिगार्डिंग आपकी ये तो चीज़ें होंगी हैं। अब बात कर रहे हैं कि किस तरीके से वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जो सेल है वो उसको आप बना पाओगे, वो आपका फर्स्ट क्लोज में दे रखा है। फर्स्ट आपका बात कर रहा है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और टू सेल। अब एक ही बंदा है, या तो वो ऑफर कर रहा है कि किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, ए बंदा बी के पास जाएगा, बोलता आपकी प्रॉपर्टी मैंने खरीदनी है जी, उसके रिगार्डिंग बोलेगा। या फिर ए बंदा बी पे जाएगा, बोलता है मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपको बेचनी है, क्या आप लेने के लिए रेडी हो, उसके रिगार्डिंग। गुड्स कौन सी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, सेक्शन आप 2 के क्लोज 7 के अंदर जाके देख लोगे गुड्स की डेफिनेशन, और पुरानी एक डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर मैंने डाली हुई है, उसको आप जाके देख सकते हो, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी वो। सेकंड आपका बात कर रहे हैं कि प्राइस होना चाहिए। जब भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आप एक बंदा या तो बाय के लिए या फिर सेल करने के लिए कोई भी ऑफर करेगा, तो काउंटरली क्या होगा, उसके एक्सेप्टेंस की जरूरत है। जनरली आप जब भी ऑफर करोगे इसका मतलब आपको वहां पे एक्सेप्टेंस की भी जरूरत है। एक्सेप्टेंस कौन कर रहा है, ऑन द अदर पार्टी। एक्सेप्टेंस आपका दूसरी पार्टी करेगी। एक पार्टी किसी ए के द्वारा आपका बाय करने के लिए बोला गया या फिर सेल करने के लिए बोलता है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेगी, तब आप उसको परफॉर्म करने के टूवर्ड्स फर्स्ट आपका जो स्टेप है वो लोगे। दूसरी बात कर रहे हैं कि इनको आपने एक्सेप्ट तो कर लिया, एग्रीमेंट था इनके बीच में, एक्सेप्ट कर लोगे, एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट के बाद क्या चाहिए आपको, कंसीडरेशन की जरूरत है। कंसीडरेशन इन द सेंस प्राइस, जो सेक्शन आपके 2 के क्लोज 10 में दे रखा है कि मॉनेटरी ही प्राइस होना चाहिए आपका, मनी के रूप में ही सिर्फ करोगे, बार्टर सिस्टम आपका अलाउड नहीं किया जाएगा। ये इसके अंदर लिखा हुआ देख लेते हैं। बोलता है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और टू सेल, या तो वो खरीदने के लिए या फिर उसको बेचने के लिए, द गुड्स फॉर ए प्राइस एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। यहाँ पे उसकी एक्सेप्टेंस की है जरूरत ऑन द अदर पार्टी के द्वारा। द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर द इमीडिएट डिलीवरी। अब यहाँ पे प्राइस भी होगा, ऑफर भी हो चुका, बाय और सेल के रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस हो चुकी है, तो आप उसकी डिलीवरी कैसे करोगे। मतलब आप एग्री तो हो चुके हो कि आज ही प्रॉपर्टी मैंने बेचनी है, एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ आपका कंप्लीट हो चुका। अब आप जब डिलीवरी करोगे तो आपको पेमेंट की भी जरूरत है, तो वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी। हो सकता है कि आपने प्रॉपर्टी जो है, जो गुड्स है, वो इमीडिएटली डिलीवर करोगे कि आज की आज आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आज की आज वो प्रॉपर्टी आप उसको डिलीवर कर दे रहे हो और बदले में जो पेमेंट है वो भी आप कैश में ले रहे हो उसी टाइम पे। या फिर आप क्या करोगे, दूसरा पॉइंट आपका बोलता है कि आप डिलीवरी पेमेंट आपकी दोनों चीज़ें इंस्टॉलमेंट में हो सकती हैं। 10 इंस्टॉलमेंट आपने फिक्स कर ली कि 10 इंस्टॉलमेंट के अंदर में ये आपको जो गेहूं के आपके 100 पैकेट हैं वो आपके 10-10 करके आपको मैं बेचता रहूँगा और आप उसको 10-10 के पैसे मेरे को देते रहना। ये इंस्टॉलमेंट में हो सकती है। या फिर दोनों की दोनों चीज़ें आपकी पोस्टपोन करोगे, जैसे आपकी एग्रीमेंट टू सेल के अंदर थी, वो आपकी प्रोड्यूस नहीं हो रखी थी प्रॉपर्टी, इसके अंदर प्रोडक्शन हो चुकी है कंप्लीट आपकी इस प्रॉपर्टी की, लेकिन उसकी जो डिलीवरी है वो आप किसी फ्यूचर डेट के रिगार्डिंग बात कर रहे हो। बोलते कि आज मैंने वो प्रॉपर्टी तो खरीद ली है, लेकिन उसकी जो पेमेंट है वो आपको कल शाम को दूंगा, कल शाम को ही वो प्रॉपर्टी आप मेरे को पहुंचा देना, या फिर 10 दिन के बाद का टाइम, जो भी आपका एक फिक्स रहेगा, टाइम फिक्स कर लेगा कि उतने टाइम के बाद वो प्रॉपर्टी मेरे को आप भेज देना, मैं उसके पेमेंट कर दूंगा। तो दोनों चीज़ें आपकी पोस्टपोन हो सकती हैं। ये आपका सेक्शन नंबर 5 था। अब इनके अंदर सेक्शन 4 और 5 के बीच में ऊपर जो इसी पेज के ऊपर आपका कमेंट दे रखे हैं, कमेंट के अंदर केस लो का नाम है, वो देख लेना एक बार। दे रखा स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस खुराना ब्रदर्स का केस है। इसके अंदर बता रहा कि एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम ए सेल ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन। इसके ऊपर वो केस लो है आपका स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस खुराना ब्रदर्स, 2010 का है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। उसके बाद आपके सेकंड कमेंट के अंदर भी यही चीज़ दे रखी हैं। उसके बाद आप मेन ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात करोगे, डिलीवरी के रिगार्डिंग इसका कमेंट है। मतलब सीधी सी ये है कि आप कमेंट को पूरा देख लेना अपने आप। ये आपके सेक्शन नंबर 4 और 5 थे।
इसके रिगार्डिंग अगर कोई केस होगा तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी सेक्शन 6 और 7 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उनके ऊपर आपकी वीडियो आने वाली है, उसके लिए आप भी अलर्ट रहना, क्योंकि वो आपके मेंस के पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। सेक्शन 5 है, इसके ऊपर भी डायरेक्टली मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 है, उसके अंदर भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अप्लाइड क्वेश्चन कई बार है कि आपके रेयर चांसेस में डाल देते हैं, इसके अंदर सीधा आपका डाल देगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जो सेल है उसको किस तरीके से परफॉर्म करोगे, उसके रिगार्डिंग आप इसके अंदर सेक्शन 5 में पूछ लेगा। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।